अच्छा, इसमें देखो, ये जो आपके पास टॉपिक है ऑपरेशंस प्लानिंग, हम इससे पहले मतलब लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर किया था, दैट वाज डिसीजन ट्रीज। और बेटा पेपर में वैसे ही आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते थे, रोमान अभी छोड़ देते थे कि डिसीजन ट्री और सीपीए को क्रिटिकल पाथ एनालिसिस को मिक्सअप करते थे। अलग, दोनों अलग अलग है। डिसीजन ट्री आपको मैंने दिखाया था क्वेश्चन के साथ भी, क्योंकि दोनों में सर्कल्स होते हैं, नॉट्स बनी होती हैं, तो वो आपस में मिक्स हो जाता है। मौसम में पता नहीं उस दिन था कि नहीं, डिसीजन ट्री हमने कर लिया भाई, याद है कि नहीं मुझे, है उसमें, हाँ बस वही है। अच्छा जी बेटा, ये ऑपरेशंस प्लानिंग जो आपके बिजनेस की, आप ये समझ लो इफ इट्स प्रोडक्शन बिजनेस, तो प्रोडक्शन बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशंस को प्लान कैसे करना होगा और किस तरह से आपने प्रोसेसेस को मैनेज करना है, वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। हम डायरेक्ट जरा टॉपिक पे चलते हैं और साथ में आपको एक पास पेपर भी दिखा दूंगा सबसे पहले। अच्छा, इससे फौरन से परेशान नहीं होना कि कोई मुश्किल चीज आ गई है या क्या चीज हमारे पास आ गई है, हो नहीं सकता बेटा। ये आपके पास ना एक प्लानिंग के अंदर आप सीपीए एनालिसिस बनाते हो, दैट इज बेसिकली क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, और इसको नेटवर्क डायग्राम भी बोलते हैं, याद रखना। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आपको क्या हेल्प करता है, एक बात याद रखते, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, आपके पास ऑपरेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है और मैंने उसके लिए सीपीए बनाना है, वो नहीं करना। आपने प्राइमरीली ऑपरेशंस की बात करनी है। लेट्स से कि लाइक अगर मैं आपको ये केस बताऊं, अभी हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस एक मशीन को डिस्पोज ऑफ कर रहा है और एक नई मशीनरी परचेज कर रहा है। अब होना पता है क्या है? पुरानी मशीन को, ओल्ड मशीन को डिस्पोज ऑफ या स्ट्रिप आउट करने से लेकर नेक्स्ट मशीन का को लाने से लेकर इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑपरेशनल करने तक आपके पास क्या ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट होता है, वो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, पहले हम जनरली देखते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसको इसको कैलकुलेशन साइड पे और न्यूमेरिकल साइड पे किस तरह अंडरस्टैंड करना होता है। बेटा सबसे पहली चीज, ये जो आपके पास सर्कल्स है ना, ये आपको बताते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी है, और ये जो आपके पास एरोज हैं, ये आपको सीक्वेंस बताते हैं कि एक्टिविटी किस सीक्वेंस में मूव होगी। फॉर एग्जांपल, द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ से आपने ओल्ड मशीनरी को स्ट्रिप आउट किया और आप नेक्स्ट मशीनरी लेकर आ रहे हो, और जैसे यहाँ पे एक्टिविटी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपने स्ट्रिप आउट किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें फिगर्स नहीं, यहाँ पे आपने वो नहीं देखना, मैं आपको बाद में बताऊँ। इसी तरह आपने आपकी जो बी बी वाला साइड लिखी हुई है, आप मौसम, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दें। इसमें ना एक एक एलिमेंट बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने एरोज को, नंबर्स को, फिगर्स को अलग अलग देखा। अच्छा, जो बी है ना, इसका मतलब है एक्टिविटी बी। मतलब आप एट अ टाइम मशीन को स्ट्रिप आउट कर रहे हैं और उसके पैरेलल आपने बी एक्टिविटी में क्या किया, आपने नई मशीन ऑर्डर कर दी। अब जरा खुद सोचें बेटा, आपने पहले देखना होता है कि ये पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ओल्ड मशीन को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, उसमें मिसाल के तौर पे 3 दिन लगे। आप ये ज्यूम करो, एक प्रोडक्शन प्लांट में से आपने मशीन रिमूव करनी है, आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने डिसाइड किया विद इन 30 मिनट्स आपकी मशीन रिमूव, ऐसा नहीं होता। लाइक इट कैन टेक 2 days और 3 days और अ वीक के आप मशीन को स्ट्रिप आउट कर रहे हो। लेकिन सोचने की बात मौसम क्या है, बिजनेस चाहता है कि वी शुड वेस्ट वेरी लेस टाइम, वी शुड बिकम वेरी एफिशिएंट, और हमें सारे काम बहुत बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए। तो बिजनेस क्या करेगा कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब पता है क्या, कि मशीन को स्ट्रिप आउट करते करते आपको कितने दिन लग रहे हैं, 3 days लग रहे हैं। और जब 3 days लग रहे हैं, तो वाई शुड बी वेस्ट टाइम, वाई कैन नॉट बी ऑर्डर अनदर मशीनरी पैरेलल टू इट। क्या हम जब 3 दिन में हम मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऑर्डर करें और नई मशीन भी मंगवा लें, जब तक ये डिस्पोज ऑफ होगी नई मशीन आपके पास पहुंच रही होगी। दोबारा तो, हाँ, नहीं दिमाग, डिसीजन ट्री एक सेपरेट है, वो एनालिसिस रहता है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आपका एनालिसिस ही अलग है। मतलब ये आपको हेल्प आउट करता है टाइम और रिसोर्स को देखने में। डिसीजन ट्री, मैं आपको ना फर्क बता देता हूँ। डिसीजन ट्री आपको हेल्प आउट करता है देखने में कि आपके फाइनल आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस कितना निकल रहा है। और डिसीजन ट्री आपको हेल्प करता है डिटरमिन करने में कि आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस और फेलियर की। अब वो चला गया प्राइमरीली प्रॉफिट साइड के ऊपर। हाँ, वो ये आप कह सकते हो कि आप मतलब सम सॉर्ट ऑफ लिंक स्टैब्लिश करने, और कोई इतना डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आपकी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आपको एड करेगा कि फिर आप उसको डिसीजन ट्री के साथ, हाँ अगर 40 मार्क का क्वेश्चन आ गया P4 में, तो दोनों मिला के हम लिख सकते हैं, हेल्प कर वो रहता है, वो फाइनेंशियल वाला है, प्रॉफिट लॉस। ये आपका, आप ये समझ लें, इट्स लाइक मोर ऑफ अ टाइम एनालिसिस, कि हमें, और टाइम और रिसोर्स एलोकेशन, कि हमें कितने टाइम में क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बैलेंस। अच्छा जी, अब देखो, ये सारी एक्टिविटी चल रही है। इसी तरह बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब सेम सर्कल पे पीछे 2 एरोज आ रहे होंगे, इसका मतलब कि वो दोनों एक्टिविटीज पैरेलल हो, एक साथ हो सकती हैं। और एक और चीज, जरा ई वाले पार्ट को देखें, इंस्टॉल। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं,
उसके पैरेलल कोई और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और शायद उसके पैरेलल कोई और एक्टिविटी परफॉर्म हो भी नहीं सकती। ये मैंने आपको समझा दिया एक ओवरऑल आउटलाइन और फ्रेमवर्क के क्रिटिकल पाथ एनालिसिस काम कैसे करता है। ठीक है, क्या हुआ? मैं भी इसका क्वेश्चन करवा लगा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। वापस अभी जाऊंगा फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मैंने ना एक क्वेश्चन पैरेलल रखा हुआ है पास्ट पेपर का, ये करें जिसके साथ वो देखेगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अभी सिर्फ ये बोला मैंने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आपको हेल्प करता है अपना प्रोसेस और जो भी ऑपरेशन है उसको फाइंड आउट करने में कि उसका कितना टाइम लग रहा होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, लेस क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, टाइम कितना लग रहा है और किस चीज में कितना टाइम लग रहा है और किस एक्टिविटी के साथ आप कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी अभी फिलहाल मैं एक्टिविटी का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम केस उस तरह से अभी देख नहीं रहे। अच्छा, इसको फिलहाल ये मैंने आपको समझा दिया जो नीचे लिखा हुआ है। अब जरा इस चीज को देखिए, बेटा ये आपको बता रहा है डेज, नंबर ऑफ डेज कितने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू मूव फ्रॉम ये आपका, अच्छा ये जो इनिशियल वाली है ना, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट सर्कल में लेफ्ट वाले फर्स्ट सर्कल में कुछ नहीं हो रहा होता, यहाँ से एक्टिविटी आपकी अराइज हो रही होती है। अब वो कहते हैं जी एक्टिविटी बी में आपको 1 दिन लग गया, एक्टिविटी ए में आपको 3 दिन लग रहे हैं, इसी तरह अगली एक्टिविटी आ रही है और फिर ये जो है ये आपका फाइनल आउटकम होगा कि आपने कितने डेज में काम परफॉर्म करना है। अब ये डेज आ गए इसी इसी सेम चार्ट के ऊपर। आप जरा चले एक सिनेरियो के ऊपर, ये चीज बच्चों इसमें आपने, बल्कि हम मैं देखता हूँ उसमें अगर हमें मजीद एडवांस ये वाला मिल जाएगा। इधर देखो, ये जो लेफ्ट साइड है ना ये आपको याद करना है, ये नहीं समझना कि पेपर में हमें खुद ही कोई बता देगा या आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में नहीं बताया होता। अगर मैं आपको वैसे दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर ये, और क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको उन्होंने एक क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बना के तो देना है, लेकिन बेटा इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताएंगे कि कौन से नंबर का क्या मतलब है। हाँ, ये डाटा गिवन होता है, ये होगा, ये आपको पहले से पता होगा, हम इसकी तरफ बाद में आते हैं। तो इट्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि नवंबर 23 के वेरिएंट 1 के अंदर आया हुआ है, पेपर 31 लेबल कर सकते हैं, वो करना ही करना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, अब जरा देखें बेटा लेफ्ट वाली चीज ये आपको बताती है एक्टिविटी का नंबर, मतलब एक्टिविटी नंबर 1 2 3 4 5 6 और टोटल एक्टिविटीज कितनी हो रही है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर, 8 एक्टिविटीज है, मतलब 8 काम आपने करने हैं जिससे आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको वैसे ही बता दूं, इन्होंने बुक के अंदर एग्जाम्पल क्या बनाई हुआ, बिल्डिंग का हाउस। अगर आप घर बनाओ ना, तो इस बिजनेस ने हाउस बिल्डिंग को 8 एक्टिविटीज के अंदर ब्रेक किया हुआ कि हम 8 काम ऐसे करेंगे कि आपका घर तैयार हो जाएगा एंड में लास्ट वाले नोट के ऊपर आपका बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। ये समझ आ गया? अब जरा ऊपर वाला सर्कल देखिए, ये जो ऊपर वाला आपके पास ब्लॉक है जिसमें इस वक्त फिलहाल यहाँ पे 0 लिखा हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं ईएसटी। ईएसटी का मतलब होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और जो नीचे वाला आपके पास नंबर होता है इसको बोलते हैं एलएफटी। एलएफटी का मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब कि कितने पॉइंट या कितने डेज के ऊपर आपको ये काम खत्म कर देना चाहिए। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब कि आपको प्रोजेक्ट कितने डेज पे या किस वक्त स्टार्ट कर देना चाहिए, वो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, आपने अभी पहले 3 नंबर याद रखने हैं, क्या दोबारा बता रहा हूँ, एक्टिविटी नंबर, ईएसटी और उसके बाद एलएफटी। ऊपर वाला ईएसटी होता है, नीचे वाला एलएफटी होता है, यहाँ तक याद रहेगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ईएसटी मींस यहाँ लिखा हुआ है नीचे आप लोग देख सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एलएफटी का मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये देख के जरा हजम कर लें उसके बाद आगे चलते। ये तीन तीन आपको नंबर याद करने क्या क्या होंगे। अच्छा जी, आसान वर्ड से मीनिंग सुनो बेटा। ईएसटी का मतलब कि आपको वो काम कितने दिन पे स्टार्ट कर देना चाहिए, कब स्टार्ट कर देना चाहिए। एलएफटी का मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम, कि कब ये काम आपको खत्म कर देना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए और अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। मतलब ये घर बन रहा है ना एक, तो मिसाल के तौर पर डिजाइन कब तक खत्म हो जाए, उसके बाद मटेरियल कब तक आपके पास आ जाए, लेबर कब तक आपकी साइट के ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो जाए, कंस्ट्रक्शन के बाद फ्रेमवर्क कब खड़ा हो जाना चाहिए बिल्डिंग का, उसके बाद पेंट कब हो जाना चाहिए, फाइनल बिल्डिंग कब तैयार होनी चाहिए। तो इन्होंने 8 एक्टिविटीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक समझ आता है। अगली बात देखिए, अब ये जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, लाइक बी के साथ लिखा हुआ है 6, नाउ दिस इज एक्टिविटी बी। और बेटा इस 6 का मतलब है ये 6 दिन का काम, 6 दिन में एक्टिविटी भी आपकी खत्म होगी। ऊपर लिखा हुआ है ए के साथ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट्स एन 8 डे टास्क, 8 दिन में डेज के अंदर ये आपकी एक्टिविटी खत्म होती है। ई के साथ जैसे 14 डेज लिखा हुआ है तो 14 डेज की वो एक्टिविटी है। इसी तरह अगर डी के साथ 6 लिखा हुआ है तो 6 डेज की वो एक्टिविटी होती है। ठीक है, इन नंबर्स को आपने याद रखना है कि ये डेज है, और ऊपर वाला नंबर ईएसटी होता है, नीचे वाला नंबर जो है वो एलएफटी होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है। यहाँ तक समझ आता है, कुछ थोड़ा फ्रेमवर्क समझ आता है। अगली बात, ईएसटी और एलएफटी
कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको इसी फिगर पे पहले बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी जी। नहीं मैं बताता हूँ। बेटा सेम सिर्फ आप आपने एक बात याद रखनी है, एंडिंग और स्टार्टिंग का नंबर हमेशा सेम रहेगा। बाकी ये वेरी करते हैं, ये ईएसटी और एलएफटी चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, सिमिलर होना जरूरी नहीं है। मैं आपको बस ये बता देता हूँ, लाइक जैसे ये ईएसटी लिखा हुआ है ना 32, और एलएफटी भी 32, इसका मतलब होती है कि वो सेम डे पे क्लोज होते हैं या सेम टाइम उसको लगेगा, और उसके बाद अगली एक्टिविटी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट देखो, जो हमारे पास केस स्टडी है इसमें शायद एग्जैक्ट सारे नंबर सेम ना बने, हम अभी फिल कर लेंगे इसको, सारे नंबर शायद सेम नहीं बनेंगे, बट वो देख लेते हैं, वो डिपेंड करता है केस कौन सा है और कितने डेज का उसने आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। चले अब इसमें, जब आपने मुस्कान, अब बस ये ना ऑफ कर दे, अभी बोला भी है, ऑन किया वापस, चलो ठीक है। वो उसका बटन नहीं यहाँ लगा, अभी बोला भी अगर बंद कर चलेगा अब उससे आगे अच्छा वो तस्वीर आप लोगों ने देखी थी? अच्छा बच्चों आगे जो आपके पास ये एलएफटी और ईएसटी कैलकुलेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमारी ये वाली है। उसके बाद सारी बाकी चीजें बाद में आती है, करनी कैसे। इधर देखो सामने, पहले मैं आपको ना एक एक सोल्यूशन जो हुआ हुआ ऑलरेडी, हम उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास, मुझे बताओ आखिरी नोड में, इस नोड में एलएफटी कितना है? 42। एलएफटी नीचे वाला होता है, मतलब दिस दिस इज योर लेटेस्ट फिनिश टाइम। मतलब पता है क्या है बेटा, मतलब इसका ये है, ये पूरी जो आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हो ना, ये कितने डेज में कंप्लीट हो रही है? 42 डेज के अंदर। अब डेज हैं कि वीक्स हैं? डेज ही हैं, बल्कि चले डेज काउंट करें। और अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 42 डेज इसके एलएफटी, इसमें से 4 डेज माइनस करो पिछली एक्टिविटी के, तो कितना एलएफटी आ गया? 38। ऐसा ही बन रहा है, 42 - 4 निकाल दें, 38 डेज आ गया आपके पास। और इससे मैंने कहा था राइट से लेफ्ट होता है, 38 में से 3 निकाल दो, 35 पे पहुंच गए। होगा क्या? आखिरी आपको नॉड में गिवन हो सकता है डेटा, और या कहीं पर लिखा हो सकता है इतने डेज में एक्टिविटी इतने वीक्स में कंप्लीट होगी, और ये आपने खुद ही फिल करके उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करनी, ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एलएफटी हमेशा ऐसे होगा। अब अगली बात सुनो, आगे मसला कहाँ पे आता है? बेटा मसला यहाँ पे आता है, जब आपके पास दो नोट्स आती हैं तो क्या करना है, उसमें आपने अलग अलग कैलकुलेशन ऐसे करनी है कि देखो लाइक इसमें से 35 के एलएफटी में से जो एक्टिविटी जी है उसके हम 3 डेज निकाल दें तो 32 पे आ जाएंगे। इसमें से 35 में से 14, क्या क्या हुआ है? अच्छा सुन सुन बेटा, एलएफटी मैं बताता हूँ, हर एक्टिविटी जो है ना, मतलब ABCDEFG J तक वो जा रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ टास्क है, एक्टिविटीज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है। अब जब आपके 42 डेज हैं बिल्कुल एंड के ऊपर, और आपको मिसाल के तौर पे पीछे वाला नॉट का एलएफटी नहीं पता कि वो कितना है, ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। मतलब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपकी एक्टिविटी 42 डेज में कंप्लीट हो रही है, और आपसे पूछा जाए कि यार ये पिछली एक्टिविटी का एलएफटी कितना होगा, तो आप उसके डेज माइनस कर दोगे। मतलब अगर अगर हमारा आखिरी काम 42 डेज में हुआ और उसकी पिछली एक्टिविटी ने 4 दिन दिए, तो 4 दिन माइनस कर दो, आप पिछले एलएफटी के ऊपर पहुंचोगे, मतलब उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता दूं, लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब इस केस में ये वाली एक्टिविटी कितने डेज में खत्म हो तो आपकी अगली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते, 38 डेज में खत्म करो, और अगली वाली एक्टिविटी को 4 दिन लगेंगे, 42 डेज में वो खत्म हो जाएगी। हाँ, आप रिवर्स वर्किंग में आते आते सारे एलएफटी निकाल लोगे, कितने टाइम लगेगा, मतलब डेज माइनस करके। वो मैं आपको अभी समझा दूँ, वो क्योंकि कैलकुलेशन आप करते हो ना, वो 38 + 4 हो जाए, वो लेफ्ट से राइट होती है। हाँ, नहीं मैं मुझे साहब को समझाता हूँ बेटा, लास्ट वाली में ना जो एनएफटी है वो किसी काम का है नहीं। क्यों? लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी खत्म हो गई है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो इसका ईएसटी और एलएफटी मैटर ही नहीं करेगा। लास्ट एक्टिविटी का ईएसटी और एलएफटी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगली एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए वो नंबर सेम हो जाता है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, जे के बाद आई नहीं है, जे के बाद अगली एक्टिविटी आती ही नहीं है ही नहीं। क्या कहते हैं? हाँ ये आपने, ये देखो, ये जो आपको पेपर में मिलेगा ये खाली है, ये खाली है, आपने फिल कर देना। ठीक है अभी करते हैं, चले। इसके मार्क्स होते हैं आपके पास, ये क्वेश्चन में यूज करना है 12, इसमें 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा 12। उसके बाद कैलकुलेशन के लगे मेरा ख्याल है 16 मार्क्स बनते हैं, अच्छे नंबर हैं इसके, इसको समझ ही कर रहे हैं। अच्छा अगली बात सुनो, अब जरा ध्यान इधर कर रहे हैं।
बेटा ये जो आपका ईएसटी वाला काम है ना, इधर देखो ईएसटी हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कब आपको वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 8 डेज इसमें ऐड करोगे, 8 पे पहुंच गए। 8 के बाद आपके पास आ रहा है 14 और 12, मतलब ई और सी वाली एक्टिविटी। 8 में 14 ऐड करो, 28। 22 के अंदर 10 ऐड करो, 32। 32 के अंदर 3 ऐड करो, 35। मतलब आपने प्लस करते करते वहां पे पहुंचना है, और 35 में 3 ऐड करो, कौन सी फिगर है, ये नंबर लिखा हुआ है, डेज आपके पास लिखे हुए हैं। और जब 38 में 4 ऐड होगा तो 42 का ईएसटी। ईएसटी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एलएफटी ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बस इतना, क्या करना है। जीरो जीरो पहले पता होगा यार, इधर देखो, अभी क्वेश्चन करेंगे अभी समझ आ जाएगा। ये समझ आ गया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसे करना, ये समझ आ गया। ईएसटी लेफ्ट टू राइट, एलएफटी राइट टू लेफ्ट। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे एक एक और फर्क है। ये जो 20 आया हुआ है, ये 20 ईएसटी है ना, अर्लियर स्टार्ट है। अब यहाँ पे आपको चॉइस करनी होती है कि मैंने कौन से वाला चूज करना है। अब समझाता हूँ कैसे। बेटा इसके पीछे आ रहे हैं दो एरो, एक एरो ये आ रहा है और एक एरो ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें ईएसटी में क्या लिखूं। अगर मैं एक्टिविटी बी के साथ देखता हूँ तो इधर 8 आना चाहिए, और अगर मैं एक्टिविटी सी के साथ देखता हूँ तो यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो व्हाट्स द लॉजिक कि हमें कौन सा वाला नंबर चूज करना है। बेटा हमें नंबर वो चूज करना है जिसके डेज ज्यादा है, ज्यादा वाले को आपने चूज करना है। समझाता हूँ कैसे। अब बात को समझो। अगर एक्टिविटी सी 12 दिन ले रही है, और एक्टिविटी बी आपके 6 डेज ले रही है, ठीक है। और अगर जब तक सी के 12 दिन कंप्लीट नहीं होंगे डी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो लॉजिकली आपको 12 दिन तो वेट करना ही पड़ रहा है ना, 12 दिन आपको वेट करना ही करना है। जिसका मतलब ऑलवेज ऐड द लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट, शॉर्ट नंबर को ऐड नहीं करना, कम वाले को ऐड नहीं करना। अब मेरी बात समझो। अगर मैं इधर 6 लिख देता हूँ कि एक्टिविटी बी से ना 0 + 6, 6 ईएसटी आ गए, तो बेटा अगर मैं 6 लिखूंगा तो एक्टिविटी सी तो 12 दिन ले रही है। इसका मतलब मैंने मिस्टेक कर दी कि अगर एक काम 12 दिन में होना था तो मैंने 6 दिन का ईएसटी कैसे निकाल दिया। मतलब अगर वो 12 दिन से पहले शुरू नहीं हो सकता, तो हाउ कैन आई स्टार्ट दैट एक्टिविटी इन 6 डेज, क्योंकि ईएसटी का मतलब होता है स्टार्ट कब करना चाहिए। हमेशा लेंथी वाले टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, ये बात समझ आइए। ईएसटी हमेशा आपने लेंथी वाला जो लार्जेस्ट नंबर है उसको ऐड करना है, स्मॉल नंबर को छोड़ देना है। ये पेपर में एग्जामिनर टेस्ट करेगा, अभी केस के अंदर आ जाए। हाँ कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी 12 दिन वेट कर रहे हो तो राइट 12 डेज इन ईएसटी। आप मतलब 12 में 12 प्लस पीछे वाला 8 जो है वो आप ऐड कर देना, 20 दिन आपको लगेंगे उसको स्टार्ट करते करते। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया ईएसटी और एलएफटी। मैंने आपको रूल, अच्छा रूल नंबर 3 हमने क्या सेट किया। बेटा ये राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट के अलावा हमारा रूल नंबर 3 ये है कि आपने ईएसटी के अंदर ऑलवेज ऐड लार्जेस्ट नंबर। ठीक हो गया, लार्जेस्ट नंबर ऐड करें। अब ये वैसे 4 रूल बनते हैं, 3 मैंने आपको करवा दिया। ये कहीं पे लिखे ऑलवेज ऐड लार्जेस्ट नंबर। चलें, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास एक केस स्टडी है, और 0 0 यहाँ पे हमेशा रहेगा। एरो के अंदर क्या लिखा हुआ है। बेटा ए वाली टाइम ले रही है कितना दिन, 4 दिन का। मैंने एक एक तो सॉल्व किया था कि हम टाइम सेव कर लें। अब आपने क्या करना है, 4 से आगे 5 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आना चाहिए। 9 आपके पास इधर आ गया। 9 के बाद 12 है, और यहाँ पे आ रहा है 14। ये 2 है ना यहाँ, ये ऐड कर, और सॉरी यहाँ पे 10 है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया 10, और उसके बाद आ गया 12। 12 आ गया, और 12 के बाद 1 ऐड हुआ, 13 आ गया। मैच कर गया ना। अच्छा जी बेटा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 13 वाला, ये आपके पास डाटा गिवन होता है, और इसमें ना हर एक वेरिएबल के साथ उन्होंने एक्टिविटी लिखी होती है। मतलब ए जो है वो डिजाइन है, बी रिमूव करनी है ओल्ड को, सी मैन्युफैक्चर करना है, एंड सो ऑन। लेकिन इससे ज्यादा रेलिवेंट क्या है, अच्छी बात है कि उन्होंने ये इनको खुद ही इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है। मतलब हर एक्टिविटी के साथ नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं। अगर नंबर ऑफ डेज नहीं होते, खाली टेबल होता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, मतलब ए के साथ 4 लिखा है ना, अपने अपने नेटवर्क के अंदर जाओ, ए के साथ 4 लिखो, ताकि आपको डाटा मिले कि हमने क्या क्या करना है, और सारा फिल करना है इसमें से। अच्छा, अब ये जो आपके पास 13 ये वीक्स में हुआ था, वो 13 वीक्स के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट सारा खत्म हो रहा है, उसके साथ आपने मैनेज करना है वापस। अगर हम एलएफटी काउंट करें तो हमने माइनस करना था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बताओ इसका एलएफटी कितना आएगा, 12। इधर हमारे पास आ जाएगा 12, इधर हमारे पास वापस आ जाएगा 10,
ठीक है। अच्छा, अब पीछे वाले में लाइन चेंज आ रहा है, सिंपल सिंपल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे और आ गया। चले, अब ये नेटवर्क, अब रूल नंबर 4। बच्चों, जब आपसे पूछा जाएगा, बल्कि मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन के मैंने कुछ सैंपल आंसर नोट भी किए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह इस पेपर का आंसर। ये लिखा हुआ है, आंसर है कैलकुलेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आपसे वो पूछ रहे हैं टेबल 1.1 और फिगर 1.1 यूज करो और इस पूरे प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन में बताओ कितना टाइम इसके अंदर लगेगा। अब बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि हमने जब प्लस माइनस करना है तो हमें कहाँ से अपनी वैल्यूज देनी है और कहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज जो आप इसके अंदर नोट करेंगे, आपने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ्स को। समझाता हूँ क्या होता है क्रिटिकल पाथ और नॉन क्रिटिकल पाथ। सीपीए का मेन फीचर है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए बेटा। क्रिटिकल पाथ वो है जिसके पैरेलल कोई और एक्टिविटी एक तो परफॉर्म नहीं हो रही, या सबसे जरूरी चीज इसके बगैर अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिनके बगैर अगली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, वो क्रिटिकल टास्क है। समझाता हूँ कैसे। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, हम जरा एफ और जी को देखें, इधर देखें, एफ और जी लिखा हुआ है, सर्कल बने हुए हैं। एफ वाली वैल्यू है डिलीवर कंपोनेंट्स, सॉरी इंस्टॉल न्यू प्रोडक्शन लाइन, और जी है टेस्ट न्यू प्रोडक्शन लाइन। बेटा खुद सोचो, समझदार लोगो, जब प्रोडक्शन लाइन को इंस्टॉल नहीं करोगे तो क्या उसको टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिसका मतलब एफ इज योर क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी, और जब तक एफ नहीं होगा जी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब मैं आपको नॉन क्रिटिकल सिखा देता हूँ। जरा बी को देखें, रोमान इधर। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल कभी कभी वो भी फाइंड आउट करवा देते हैं। बेटा बी इज अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, क्यों? जरा बी के ऊपर देखो, रिमूव ऑल प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, समझाता हूँ नॉन क्रिटिकल क्यों है। आपने ए में डिजाइन प्रोडक्शन लाइन को डिजाइन कर रहे हो और उसके बाद सी में आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट करनी है। उस वक्त आप अपने बी में ओल्ड प्रोडक्शन लाइन को रिमूव कर सकते हो, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी आ जाती है। इसी तरह जो डी है, इधर देखो सामने, अब जरा नजर रखो। डी जो है नॉन क्रिटिकल है, पता है क्यों बेटा? पहली बात तो ये दरम्यान में एक्टिविटी आ रही है, थोड़ी किसी के साथ नहीं करती। और जरा उसका नाम देखो, प्रिपेयर इंस्टॉलेशन डायग्राम। डायग्राम बनानी है ना कभी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक आप ये बनाओगे नहीं तो आपकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मतलब डी एंड बी आर नॉन क्रिटिकल और बाकी सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। अब एक चीज सुन लें, आंसर की तरफ आते हैं। क्रिटिकल पाथ आपने जो आइडेंटिफाई किया वो पता है कौन से? ए सी ई एफ और जी। कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक शॉर्टकट है। हाँ। जो एक्टिविटी आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है या आपकी नॉर्मली क्रिटिकल होती है। बेटा क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका मतलब ए के बगैर आप सी नहीं स्टार्ट कर सकते, सी के बगैर आप ई नहीं स्टार्ट कर सकते, ए के बगैर आप एफ नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन इन सब के बगैर आप बी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो नॉन क्रिटिकल है, ऊपर से गुजर रही है। डी आप स्टार्ट कर सकते हो, नॉन क्रिटिकल है, तो सारी आपकी चेन जो है वो क्रिटिकल होती है। और रूल नंबर 4 हमारा क्या था? जब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कम से कम टाइम इस प्रोजेक्ट को कितना लगे, कैसे निकालो? आपने सारे क्रिटिकल पार्ट्स को ऐड कर देना है, जो आपके पास सम आएगा वो आपका मिनिमम ड्यूरेशन होती है। और मिनिमम ड्यूरेशन हमारे पास निकल रही है 13 वीक्स। यहाँ से फाइंड आउट कर लो। 4 4 5 1 2 और 1, ये कैसे निकालना है? ये आपके पास लिखा हुआ है, 4 डेज, 5 डेज, 1 डे, 2 डे और 1 डे। सबको ऐड करें, 13 वीक्स का टाइम। मेरा ख्याल है ये सबसे आसान बच्चों वाली बात है। कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट लाइन सारी देखो काम पे। और अगर आप लोगों को मुदसर ऐसा कोई नेटवर्क बना हुआ आ जाए जिसमें आपको नजर ही ना आए कि स्ट्रेट लाइन आपकी कैसे बन रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई चीज बनी हो, ऊपर कोई चीज बनी हो, इस तरह कुछ लिखा हो, आपको समझ नहीं आ रहा, बेटा क्या करना है? आपके पूरे चार्ट में जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ना, उसको ऐड कर। ये शॉर्टकट है सबसे बड़ा, इसलिए मैंने कहा था या तो आप समझ के कर लो, या वी हैव सम शॉर्टकट्स, वी हैव सम रूल्स, वो कर लें। लॉन्गेस्ट चेन को ऐड करो, मिनिमम ड्यूरेशन आपकी निकल आती है। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो है ना, इसका मतलब है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो सबसे लंबी हमें सर्कल कहाँ पे नजर आ रही है? ए से लेकर जी तक नजर आ रहे हैं। उसमें जो डी और बी था उसको इग्नोर कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो। ये है मिनिमम ड्यूरेशन। कमान को समझ आया? अच्छा जी, हो गया। इसमें यार कोई क्वेश्चन है अभी पूछ पेपर में, क्योंकि पेपर में सब एक्सपेक्टेड है। इसलिए हम साथ बुक के साथ भी देख रहे हैं और इसको पास पेपर के साथ भी देख रहे हैं। मैंने आंसर इसलिए पहले लिख लिया था, टाइम थोड़ा सा सेव हो गया हमारे पास। यार कुछ 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 निकालनी है, सीपीए आ रहा है, वो आ सकता है। और अ, जो स्टेटमेंट्स ऑफ
हमारी स्टेटमेंट्स है फॉरेन स्टेटमेंट्स, उसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरा ख्याल है वो P4 में फॉल करते हैं ज्यादा। P4 में जो आपका आता है ना ईयर्स आते हैं, उसमें शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई डेटा देना शुरू करते हैं। खैर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। लेकिन बच्चों ये आपने नेटवर्क डायग्राम में पहले सीखा कि आपने मिनिमम ड्यूरेशन कैसे निकालनी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये ना फॉर्मूला कहीं पर नोट करें, फ्लोट का। फ्लोट बेटा फॉर्मूला से ये में अगर फॉर्मूला याद है और इवन है, अंडरस्टैंडिंग आपकी वीक है, तब भी आंसर हो जाएगा, तब भी आंसर हो सकता है। ये फॉर्मूला लिखो, टोटल फ्लोट। और इंशाल्लाह बेटा आप भी नोट कर ले, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। जो लाइन के साथ नंबर लिखा होता है वो ड्यूरेशन है, EST ऊपर वाली फिगर, LFT नीचे वाली फिगर। और किस एक्टिविटी की निकालनी है? डी की। अच्छा इधर देखिए बेटा, जब आपसे डी का पूछा और डी का आपने अब तीन तीन चीजें फाइंड करनी है ना, EST, LFT और ड्यूरेशन। डी का EST बेटा, EST है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो पिछली एक्टिविटी से स्टार्ट टाइम दोगे ना, पिछली एक्टिविटी से स्टार्ट टाइम मिलेगा आपको। EST क्या आ रहा है? 4। LFT कहाँ पे आएगा? डी खत्म कब होगा? अगली एक्टिविटी में खत्म होगा, मतलब यहाँ पे, तो LFT 10 आ गया। समझ आया? और ड्यूरेशन कितनी है? 1। अपना फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अभी फॉर्मूला लिखवाया, लिखे LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 आंसर है। 5 वीक्स आंसर है, 5 वीक्स। मुस्कान समझ आया? दोबारा कर रहे हैं हम, सामने देखते हैं सब लोग। बेटा सर सामने देखेंगे अभी 2 मिनट के लिए। एक बात सुनो, बात सुनो। इसका अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अंडरस्टैंडिंग वाले पे, इसका दूसरी तरह भी निकाल सुनो। पहले फ्लोट का मतलब सुनो बेटा। फ्लोट का मतलब डी को आप कितने दिन डिले करोगे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट फिर भी डिले नहीं होगा। यह फ्लोट। फ्लोट का मतलब एक चीज तैर रही है हवा में। समझाता हूँ कैसे। जरा ऊपर देखो, सी और ई को देखें। इसमें कितने दिन लग रहे हैं मौसम? 6 दिन तो लग नहीं लगे। और डी कितना दिन ले रहे हैं? एक। तो हमसे एग्जामिनर वैसे शॉर्टकट है लेकिन हमेशा नहीं चलता, कि जब आपके 6 दिन ऊपर वाली एक्टिविटी में चल रहे हैं और उसके बाद एफ वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो आपका फ्लो टाइम कितना है? आसान वर्ड में आपका स्पेयर टाइम कितना है जो आप डी को कर सकते हो। मतलब मैं डी को एक दिन में खत्म कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं कितने दिन इसको डिले कर सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट फिर भी 13 वीक्स में खत्म हो जाए, फिर भी 13 वीक्स में रहेगा, डिले कोई नहीं आएगा। तो फ्लोट का मतलब होता है आपके पास स्पेयर टाइम कितना पड़ा हुआ है, फ्री टाइम कितना पड़ा हुआ है। हाँ, नेगेटिव नहीं होगा, डेज नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। मतलब आपके पास कितना फ्री टाइम पड़ा हुआ है कि आप अगर आप डी को डिले भी कर दो ना, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना डी को एक दिन में नहीं, 4 दिन में खत्म कर। अगर मैं 4 दिन में करूं और ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो तो ये 13 वीक से ऊपर चला जाएगा आखिरी वाला, ठीक है, अगर क्रिटिकल हो तो। ई इट सेल्फ फ्रॉम द ग्राफ एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, मतलब कि मैं इसे कुछ दिन डिले कर सकता हूँ। अब सवाल पता है क्या है बेटा? वो कुछ दिन कितने दिन डिले करूं कि मेरा फाइनल प्रोजेक्ट फिर भी 13 वीक्स में खत्म हो। मतलब मुझे इसमें डिले नहीं चाहिए, मुझे 13 हफ्तों में खत्म करना है, तो मैं डी को कितना डिले कर सकता हूँ? उस फिगर को बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। और LFT आप कहाँ से लेते हो? हमेशा LFT की फिगर आपकी उस वेरिएबल से आगे, मतलब डी से आगे होगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिनिश कब करना है। EST आपका स्टार्ट टाइम होता है, तो पीछे वाली फिगर लोगे, 10 - 4। और ड्यूरेशन आपकी 1 है, आपके पास 5 वीक्स आएगा। आसान वर्ड्स में, अगर मैं डी के ऊपर एक के बजाय 5 हफ्ते और भी लगा दूं ना, तब भी मेरा प्रोजेक्ट 13 वीक्स में खत्म हो जाएगा। आपको समझ आया? ये है फ्लोट, फ्री टाइम, कि मैं कितना मजीद टाइम इसको दे सकता हूँ। मतलब मेरी मैनेजमेंट चाहे कि यार एक वीक में आप खत्म कर रहे हो, उससे ऊपर कितना आप लगा सकते हो, मैं कहूंगा जी आप 5 हफ्ते लगा सकते हो। अगर आपने 6 वीक में डी को डिले किया तो आपका ये 13 वीक से 14 हो जाएगा। अगर आपने 7 वीक के लिए इसको डिले किया तो ये 15 वीक हो जाएगा। हर एक हफ्ता उसके अंदर ऐड होता जाएगा, क्योंकि फिर ये नॉन क्रिटिकल से क्रिटिकल की नेचर में चला जाएगा। ये समझ आया? अब फ्लोट आप लोगों ने सीख लिया। LFT यार बड़ी सिंपल बात है, 3 चीजें सीखी है ना, LFT EFT ड्यूरेशन, तीनों माइनस कर आपके पास आ गया फ्लोट। और इसे बोलते हैं टोटल फ्लोट। अभी आपने इस पे रहना है, टोटल फ्लोट कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, मैंने खुद ही क्वेश्चन बताया, ये लिखा हुआ कैलकुलेट टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी डी। समझ आता है यहाँ तक? हाँ जी, परेशान नहीं होना।